गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग जो है मुझसे पूछते हैं अक्सर कि सर आ, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमें जो है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमारा अपनी खुद की लाइफ पर इतना कंट्रोल नहीं रह गया है। मतलब ऐसा फील होता है जैसे कि जो फ्लो है उस फ्लो के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते चले जाएं तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन जो कहते हैं ना लीडरशिप, कि हमारी खुद की अपने ऊपर जो लीडरशिप है कि हमें क्या करना है ये हम तय कर सकें और उस दिशा में आगे बढ़ सकें, तो उसके लिए जो है वो हम लोगों के साथ परिस्थितियां वैसी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मेरी अपनी सराउंडिंग या मेरे आसपास की जो कंडीशंस है वो वैसी नहीं है कि मैं जो मैं सोचता हूँ, जहाँ पहुँचना मैं चाहता हूँ वहाँ तक पहुँचने के मैं सफ़र को जारी रख सकूँ। ऐसे में क्या करना चाहिए। और एक प्रश्न जो है मुझे मैसेज में के थ्रू आया था, वो ये था कि एक बच्चा है, उसने लिखा और बड़ा अच्छा सा मैसेज था उसका लेकिन उसका कंटेंट का जो बोलूँगा मैं कि जो कंक्लूजन था वो ये था कि सर मैं एससी कैटेगरी का हूँ और एससी कैटेगरी से मेरे नंबर जो है वो अच्छे नंबर मेरे आए हैं और मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। जबकि मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के बराबर मेरे नंबर है। एससी कैटेगरी से मैं हूँ और मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में लेने जा रहा हूँ। लेकिन मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग और मेरे साथ के जो लोग हैं वो मेरे को एससी का समझते हैं और मुझसे जो है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा रिजर्वेशन ना होता तो तुम शायद अंदर ना होते। जबकि सर मतलब मैं मानसिक तौर पर ये मानता हूँ कि मतलब मेरे में ऐसी कोई कमी नहीं है कि मैं किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से मैं किसी भी सूरत में कमतर हूँ, चाहे पढ़ने की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें। लेकिन ये जो मेरे को जो टैग कर दिया गया है ना, उस टैग से मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। और मेरी चॉइस नहीं थी कभी कि मैं किस परिवार में जन्म लूँ। तो जहाँ मेरा जन्म हुआ उस परिवार की अपनी एक कास्ट होगी, उसका अपना एक सिस्टम होगा, तो मतलब मैं उसके चलते बाई बर्थ जो है वो एससी हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है या मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं की गई कि कोई मुझे दोयम दर्जे का नागरिक समझे। सर मैं इसको लेके बहुत आहत हूँ, तो मैं क्या करा हूँ। तो दो यहाँ पे प्रश्न सामने आए। पहला प्रश्न तो ये लीडरशिप को लेकर कि हमारा अपने ऊपर क्या कंट्रोल है। दूसरा प्रश्न ये है कि एक कैटेगरी के चलते यदि आपको एडमिशन कहीं मिलता है तो उसके बाद जो है जो प्रेशर, दबाव, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है व्यक्ति, क्या वो सच है, क्या ऐसा होना चाहिए। तो मैं क्लियर कर दूं, पहले मैं दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं यही कहता हूं कि देखो, हमेशा याद रखो, ये जो शुरुआती जो लोग आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जो लोग आपको जो है खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा यदि रिजर्वेशन ना होता तुम शायद अंदर ना होते, ठीक है, संभवतः वे दूसरा पक्ष नहीं देख रहे हैं। जो आपने लिखा था आपके मैसेज में कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास तो ये भी नहीं है, घर भी खुद का नहीं है, ऐसा है वैसा है, तमाम चीज़ें गाँव और गाँव के अंदर रहते हैं और अपना खुद का घर नहीं है, तो मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ कि क्या गरीबी का क्या आलम होगा। तो गाँव में क्या होता है, छोटा मोटा घर हर आदमी के पास में होता है। तो क्या होता है बेटा कि ना दुनिया है ना केवल एक ही नज़रिए से देखती है, उस नज़रिए से देखती है जहाँ से उसको अपनी असफलता को जो है प्रोजेक्ट करने का, मतलब अपनी असफलता को छिपाने का मौका मिल जाए और दूसरे की सफलता को नीचे दिखाने का मौका मिल जाए। दुनिया वैसे काम करती है। और ये कोई वो बच्चे बुरे हैं ये मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं ये बोलूँगा आपसे कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपको अपने कर्मों से, अपने टैलेंट से आपको जो है वो इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई तुम जो सोच रहे हो उसका मेरे ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ा है। यदि आप उनके कहने में अपने आप को डिप्रेस कर लेंगे और आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप उस बात को सिद्ध करेंगे जो वो कहना चाह रहे हैं। तो आपको उस प्रेशर से ओवरकम करने का तरीका ये कि हम अच्छे से काम करें। हम इस बात को इधर से सुने, इधर से बाहर निकाल दें कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि किसी के कहने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आपके रिजल्ट पर, आपकी अपनी सोच पर, आपकी अपनी तरक्की पर किसी के कहने का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात गांठ बांध लो। दूसरी बात है कि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, उनसे महान शख्सियत इस देश में जो है वो कोई उनके, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा दो चार ही लोग होंगे कि उनके समकक्ष जो है, मतलब उन्होंने देवतुल्य दर्जा देते हैं लोग उनको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब बताओ वो उनमें प्रतिभा की क्या कमी थी। पूरा देश उनके बनाए संविधान को आज फॉलो करता है।
वो आदमी का विजन इतना बड़ा विजन था कि उन्होंने जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो उन्होंने ऐसे बना के गए वो कि सब चेक एंड बैलेंस में, कि कोई भी अपने मन की नहीं कर सकता है। इसीलिए जो सरकारें चाहती है ना कि हम पूरे जिंदगी भर के लिए राज कर ले देश पर, तो वो संविधान बदलने की बातें करती है। संविधान को बदलना इतना आसान नहीं। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर वो सब सोच के चले गए थे कि आने वाले समय में लोग क्या क्या कर सकते हैं। इतना होशियार व्यक्ति, क्या कोई कह सकता है कि वो किस कैटेगरी से थे? क्या फर्क पड़ता है इससे? वो हिंदू होते, मुस्लिम होते, कोई जात के होते, क्या फर्क पड़ता है? वो बुद्धिमान थे, इसका बहुत बड़ा फर्क है। तो इसलिए ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल, बहुत छोटी बातें हैं और छोटी बातें छोटे लोग करते हैं। तो ये बातें हमको नहीं करना। हमको ये सोचना है कि हम जहाँ भी पहुँचते थे भाई फैसिलिटी है, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे थे समाज में सदियों तक हाशिए पर रहे, तो उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। हाँ, इस बारे में मतलब मुझसे यदि आप पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा कि रिजर्वेशन में आर्थिक आधार को सरकार ने शामिल किया है, ईडब्ल्यूएस को। मैं ये बोलता हूँ कि मान लीजिए कि एक जनरेशन में कोई व्यक्ति रिजर्वेशन के बाद मान लो आईएएस अफसर बन गया है, बड़ी पोस्ट पर पहुँच गया है, फाइनेंशियली बढ़िया समृद्धि हो गई, तो फिर वहाँ से रिजर्वेशन वो खत्म होना चाहिए उस पर्टिकुलर का। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आप इसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, पर मेरा मानना ये कि एक जनरेशन में एक व्यक्ति को जिसका फ़ायदा मिल गया और वो व्यक्ति आगे निकल गया, तो फिर वो फ़ायदा किसी सच में योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए। मान लो एक आईएएस के बच्चा है, जी वही आईएएस बनते चले जा रहे हैं उसके बाद एक, तो उससे बेहतर है कि वो बच्चा जो गरीब झोपड़ी में रहता है उसको मौका मिलना चाहिए, है ना। ये कुछ गलत बात नहीं है। तो मेरा मानना है कि रिजर्वेशन को लेकर जो है ना बहुत कट्टरपंथी विचारधारा का होना या नफरत की भावना होना, वो सब ठीक नहीं है, क्योंकि समाज में सब तरह के, आप जानते नहीं परिस्थितियों को, जब आप घूमेंगे जाके देखेंगे जंगलों में जाके, आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से लोग रहते हैं और इनको क्यों फ़ायदा मिलना चाहिए, समाज की मुख्य धारा में क्यों जुड़ना चाहिए। खैर, इशू बहुत सेंसिटिव है, जनरली मैं बोलता नहीं इन इशू पर। मैं ये बोलूँगा बेटा तुम इन सब बातों को छोड़ दो, लोग बोलते रहेंगे, तुम सबका मुंह तुम चुप नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हो। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ कि मुझे कैसे प्रूव करना है अपने आप को। मुझे किसी को प्रूव भी नहीं करना, मुझे अपना बेहतर वर्जन दुनिया के सामने लाना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए दूसरा, पहला वाला प्रश्न जो मैंने कहा था कि लीडरशिप कैसे खुद के ऊपर कैसे कंट्रोल करें, तो एक बड़ी अच्छी किताब जो है वो मेरे पास है, ये है रॉबर्ट एच शूलर की बुक है, ये टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। उसमें लिखते हैं ये, एक हानि रहित वाक्य पूरे देश में लोकप्रिय है। जनरली लोग बोलते हैं एक सेंटेंस जो है वो, लोग से अब सिर्फ गुड बाय नहीं बोलते हैं, वो हमेशा साथ में जोड़ देते हैं अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। परंतु मेरा तर्क है अपना ख्याल रखना कहना गलत है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कहना गलत है। इसकी बजाय कहें जोखिम लो, रिस्क लो, नियंत्रण लो, जिम्मेदारी लो, क्योंकि जो लोग सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं वे कहीं नहीं पहुंच पाते। अगर आप अपनी समस्या को सफलतापूर्वक मैनेज करना चाहते हैं तो आपको जोखिम लेना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने ऊपर नियंत्रण भी लेना होगा। वैसे तो जोखिम लेना एक अनियंत्रित खतरा होता है, परंतु जब आप जिम्मेदारी के साथ जोखिम लेते हैं तो आप खतरे को मैनेज करते हैं। आप जब नियंत्रण ले लेते हैं तो आप समस्याओं को मैनेज करते हैं। जिम्मेदारी लो, नियंत्रण लो, मतलब कंट्रोल लो, और कभी लीडरशिप दूसरों के हवाले मत करो। अपनी खुद की लीडरशिप की मुझे क्या करना है, दूसरों के हवाले मत करो। लीडरशिप से मेरा क्या मतलब है, मैं इसे एक वाक्य में आपको बता देता हूं। लीडरशिप वह शक्ति है जो आपके सपनों का चुनाव करती है। लीडरशिप वो पावर है जो आपके ड्रीम्स या सपनों का चुनाव करती है और आपके लक्ष्य निर्धारित करती है, आपके गोल्स को डिसाइड करती है। यह वह शक्ति है जो आपके प्रयासों को सफलता की ओर धकाती है। लीडरशिप वह शक्ति है जो आपके प्रयासों को सफलता की ओर धकेलती है। अपने सपनों को बर्बाद मत कीजिए। आपका जीवन आबाद हो सकता है, आप सफल हो सकते हैं, आपकी सभी समस्याएं सुलझ सकती हैं, बशर्ते आप जिम्मेदारी लें और नियंत्रण लें। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक द कंट्रोल। अपना कंट्रोल किसी और के पास नहीं छोड़ना है कि दूसरा क्या बोलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। अपना कंट्रोल किसी और को नहीं देना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी।
जैसे आपको बता दूं मैं कि मतलब मैं एक देखता हूँ मेरे स्टाफ को, मैं यही बोलता हूँ जो बायोमेंटर्स का स्टाफ है उसको मैं हमेशा परिवार के समान ट्रीट करता हूँ। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आपकी का काम आपकी जिम्मेदारी है। मैं बोलता हूँ कि 8 घंटे जो आप काम करने ऑफिस में आए हैं, ये 8 घंटे मेरे हैं और ये 8 घंटे बच्चों के हैं, ये 8 घंटे देश के हैं। जिसमें जितना अच्छा आप काम करेंगे ना, उतने आपके बाकी के 16 घंटे अच्छे से गुजरेंगे। और अपने काम की जिम्मेदारी समझो। मुझसे कोई गलती हुई तो गलती को ठीक करो, गलती को बतलाओ खुलकर, किसी और पे डालने की बजाय उसको एक्सेप्ट करो। मेरा पूरा ऑफिस जो है वो इसी फंडामेंटल पे काम करता है। हर व्यक्ति आपके बारे में सोचता है कि बच्चों को ऐसा नहीं, बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए सर, बच्चों मतलब समटाइम वी आर्ग्यू ऑल्सो कि नहीं ऐसा नहीं सर, ऐसा होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है, अपनी खुद की लीडरशिप लेना जरूरी है। तो हम समाज को, दुनिया को दिशा कैसे बताएंगे यदि हम अपनी खुद की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऑलवेज टेक योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑलवेज टेक योर ऑन लीडरशिप। डोंट फॉलो ब्लाइंडली, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको जिम्मेदारी लेना हो। जब हम बड़े बन जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पता है क्या होती है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अहंकार। अभी हाल ही में मेरे को ऐसी किसी ने बताया कि कोई व्यक्ति है, तो उनसे कभी मैंने कहा होगा कि व्यक्ति हम लोग भी बायोमेंटर्स भी जो है वो कुछ अलग अलग जगह पे कमांड सेंटर खोलना चाहता है एंड वी डोंट हैव फंड फॉर दैट, एंड हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप देखो कहीं से अपन फंड यदि अरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने किसी से बात किया, अब मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े पॉपुलर वेंचर हैं, यूट्यूब पे छाए रहते हैं पूरे समय, काफ़ी सारा हल्ला मचा रखा। उन लोगों से उनकी बात कहीं हुई, उन्होंने बताया कि सबकी बायोमेंटर से उसको जो है वो सपोर्ट की जरूरत है कि वो अपने सेंटर्स खोलना चाहते हैं, कमांड सेंटर्स अलग अलग जगह पर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वाई वी शुड सपोर्ट देम, क्यों सपोर्ट करें उनको? जब हम उनको खत्म कर सकते हैं तो वाई वी शुड इन्वेस्ट इन देम? वी हैव कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द बायोमेंटर्स, सो हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है उसमें? हम खत्म कर देंगे ना। तो जब आपकी सोच अहंकार के साथ में ये वाली सोच आपकी आती है, तो फिर क्या होता है? फिर विनाश होता है। रावण को इतना घमंड हो गया था, रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया, ब्रह्मा को प्रसन्न किया। रावण मतलब तीनों लोकों में जो है वो सबसे बड़ा विजेता, देवता तक जो है उसके सामने कुछ नहीं स्टैंड करते थे। रावण जो है अपनी लंका, देवलोक में लोगों को जलन होती थी लंका देख के, लंका इतनी अच्छी थी, सोने की लंका। रावण जो है उसको एक बार रावण ने नारद जी से पूछ लिया। नारद जी से रावण ने पूछा कि भैया सबसे सर्वशक्तिमान कौन है? शिव को छोड़ देना, शिव मेरे गुरु हैं, भगवान शिव को छोड़ देना, ठीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छोड़ दो, क्योंकि दो से तो मैं बात नहीं करता हूँ, मतलब एक विष्णु से तो मैं बात नहीं करता हूँ, ब्रह्मा को मैं मानता हूँ, उनकी मैंने बहुत अखंड तपस्या किया हुआ है मैंने, और मैं शिव का तो मैं परम भक्त हूँ। अब बताओ कौन इन तीन के अलावा? तुमने कहा कि तुम इतना अहंकार मत करो, बता दूंगा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नारद जी बोले। रावण ने कहा नहीं, बताओ कौन? उन्होंने कहा जंगल में जाना, धरती लोक पर किष्किंधा एक जगह है, वहां पर एक वानर है, एक बंदर सम्राट है वहां पर, एक बाली। बाली जो है वो बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है, तुमसे कई गुना अधिक ताकतवर है। बाली को ये वरदान है कि सामने से तुम लड़ने जाओगे तो तुम्हारी आधी ताकत उसके पास चली जाएगी, तो 1.5 गुना हो जाएगा, तुम आधे हो जाओगे, तुम कभी जीवन में नहीं जीत पा रहे बाली से। रावण को बड़ा बुरा लगता है। नारद जी बोल के चले जाते हैं नारायण नारायण करते हुए। रावण के दिमाग में बात घूम रही होती है, तो रावण एक बार पुष्पक विमान से निकल रहा होता है, दिखता है उसे कि ये किष्किंधा जो है वो, ये यही वो किंगडम है, चलो जाके देखते कौन है ये बाली। मतलब बंदर होकर जो है वो, मैं तो असुर हूँ, बंदर होकर कोई बोल रहा है कि वो तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान है। अब जब पहुंचता है वहां पे, तो बाली क्या है? बाली जो है वो तप कर रहे होते हैं, ध्यान मग्न होते हैं। तो पहले सोचता रावण कि मैं अपनी तलवार, रावण के पास एक देवताओं की दी हुई तलवार थी, भगवान की दी तलवार, इस तलवार से इसका सिर उड़ा दूं। फिर सोचता नहीं यार, निहत्ता है, पूजा कर रहा है, तप कर रहा है, तो ऐसा नहीं करता हूं मैं, इसको काम होता पूछ से पकड़ के इसकी तपस्या भंग करता हूं, पूछ से पकड़ के घुमा के फेंक दूंगा इसको। तो बाली के पास पहुंचता है, उसकी पूछ पकड़ता है, लेकिन बाली को लगता है कि कोई जानवर आ गया है शायद डिस्टर्ब करने के लिए, और वो अपने ध्यान में मग्न है। वो पूछ पे लपेट लेते हैं रावण को। अब रावण बड़ा कोशिश करता है निकलने की पूछ से। ये देखो रामायण के कई वेरिएशन है, ये मैं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो रामायण है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो रावण को वो लपेट लेता है पूछ में अपना।
अब लपेटने के बाद क्या होता है कि वो उसको तो मतलब रावण तो बड़ा कोशिश करता निकलने की, पर निकल नहीं पाता। फिर बाली तप करते करते जो है वो समुद्र में डुबकी मारते हैं। तप में उनका तप का तरीका होगा वो, रावण पीछे पीछे पूछे बंधा हुआ नीचे, समुद्र के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही। फिर बाहर निकल करते दूसरे समुद्र में डुबकी मारे, 4 से डुबकी मारते, रावण वैसे ही भीग गए, पूछ में बंधे हुए पीछे। फिर जब 2-3 दिन गुजर जाते तब तप करते। पहले जमाने लोग ऐसे तप करते थे। फिर बाली को का ध्यान खुलता है, वो पूछ में सोचते, उनको पता था कि कोई जानवर पूछ में, तो वो सामने लेके आते हैं, पटक देते लाके। रावण धड़ से नीचे गिरता है, वो देखते रहे, बोलते मुझे माफ करना, मुझे लगा कि कोई जानवर है, क्षमा चाहता हूं देव, आप कौन है, मुझे पहचान नहीं पाया आपको। उन्होंने कहा मैं रावण हूं, लंका का सम्राट, लंकापति रावण। बोलते क्षमा क्षमा लंकेश, गलती हो गया हमसे, हमको पता ही नहीं था कि आप है, हमें लगा कोई जानवर डिस्टर्ब करेगा, तब पे तो हमने से लपेट लिया उसको ना, और हम चाहते हैं 3 दिन तक आप परेशान रहे हमारे साथ में, आगे से ध्यान रखेंगे, आप आइए हमारे राज्य में, आपका स्वागत है, आप तो बहुत बड़ी लंका के मालिक हैं। इतना विनम्र, इतने अच्छे से बाली बात करता है। रावण कुछ बोलता नहीं, रावण को पता है कि अभी सामने लड़े तो अभी लगी अपने ही जो है वाट लग जाएगी, तो रावण जो लड़ता नहीं, बोलता ठीक है। तो वो बोलते नहीं, बाली बोलते कि देखो ऐसा है कि हमसे गलती हुई है, आपको हमने जो है वो हमारे आप गलतफहमी में ऐसा हुआ है, तो आपसे मैं यही बोलूँगा कि आप कोई मन में बैर मत रखना, मैं और आप आज से मित्र बन जाते हैं। तो रावण सोचता है यार लड़ने का कोई फायदा तो है नहीं इससे मित्र, तो बाली और रावण की मित्रता हो जाती है। रावण का अहंकार चूर चूर, रावण को पता है वो, तो जब तक यदि भगवान राम ने बाली को नहीं मारा होता तो रावण तो बोलता था भाई अरेंद हो जा बैठ के, जाने ही नहीं उधर अपने को। तो अहंकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा मिलता है, जंगल से निकला हुआ व्यक्ति, वनवासी, जो सोने की लंका पे भी कब रावण को मारने का वजह, लंका खुद नहीं रखते, वो विभीषण को देते लंका, वो वानर सम्राट बंदर बाली, उसके सामने रावण कुछ नहीं। तो घमंड जो है वो बड़े होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका अहंकार ना रहे आप में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और हमें जो है वो उसके बारे में अपने आप को पहले से क्लीन अप करना होगा। तो मैं ये बोलूँगा लीडरशिप लीजिए, अपनी जिम्मेदारी, अपनी नियंत्रण किसी और को मत दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।